हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार सक्सेना माँ पीताम्बरा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने देखा पिछले वीडियो में अपन ने बिलियन के जो सारे टॉपिक्स थे वो सारी चीज़ें क्लियर की थी, एक एक टॉपिक को, एक एक चीज़ों को, जिससे हो सकता है आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है कक्षा 12 का केमिस्ट्री का, वो है विद्युत रसायन। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि विद्युत रसायन क्या है और इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं और उसके बारे में क्या क्या उसमें चीज़ें जो है इंडेक्स जो है वो आता है। उस हिसाब से अपन स्टडी करेंगे, एक एक टॉपिक वाइज एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले चीज़ जो है वो है आपका विद्युत रसायन। विद्युत रसायन का मतलब है विद्युत रसायन क्या है। तो जिस चैप्टर को हम पढ़ें हमें पता होना चाहिए कि उस चैप्टर के बारे में उसका नाम क्या है और उसका मतलब क्या होता है। तो विद्युत रसायन जो होती है वो होती है, इसमें देखो दो टाइप से ऊर्जा डिवाइडेड होगी। मतलब कि अगर हम बात करें तो विद्युत रसायन यानी कि एक तो हो गई हमारी कौन सी विद्युत ऊर्जा और एक हो गई हमारी कौन सी रासायनिक ऊर्जा। तो विद्युत रसायन जो है रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और इनके द्वारा आपस में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। अब इसके बाद जो आती है चीज़ है विद्युत रसायन में हमें क्या क्या पढ़ना है। एक विद्युत रसायन से संबंधित परिभाषाएं। अब विद्युत रसायन में क्या है, सबसे पहले विद्युत है तो विद्युत से संबंधित जैसे चालक है, कुचालक है, अर्धचालक है, धात्विक चालक है, विद्युत अपघट्ट हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी अपनी। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो है आपका सेल। अब सेल में कई चीज़ें होती हैं, जैसे सेल में विद्युत वाहक बल भी होगा, विभवांतर भी होगा, उसको भी अपन देखेंगे। उसके बाद प्राथमिक सेल होंगे, द्वितीयक सेल होंगे, मतलब जो शुष्क सेल है, चार्ज नहीं होते या जो चार्ज हो जाते हैं, द्वितीयक सेल, सीधा संचायक सेल वगैरह वो हैं। फिर एक टॉपिक है विद्युत रासायनिक सेल जिसमें हमारे डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव जो है वो भी अपन इसी टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। अब जो तीसरा टॉपिक है वो होता है आपका विद्युत अपघटनी विलयनों में चालकत्व। मतलब विद्युत अपघटनी विलयन जो है उनमें कौन कौन सी चालकत्व, मतलब कौन कौन सी परिभाषा आएंगी। जैसे मोलर चालकता है, आणविक चालकता होती है वही, फिर तुल्यांकी चालकता है, प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता है, विशिष्ट चालकता है और विद्युत अपघटनी चालकता है। और इसे प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, और एक सेल स्थिरांक होती है, और ओम का नियम भी इसी टॉपिक के अंतर्गत आता है। तो ये सारे टॉपिक्स को अपन डिस्कस करेंगे तो वो इस टॉपिक में जाएंगे। फिर सबसे मोस्ट है फैराडे और पोलरॉस के नियम। तो फैराडे जो है वो विद्युत अपघटन के नियम दिए थे, तो फैराडे के नियम और पोलरॉस के नियम, ये दोनों नियमों को समझेंगे कि फैराडे के नियम क्या होते हैं, पोलरॉस के नियम क्या होते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे कि इनके अनुप्रयोग माने किन किन चीज़ों में इनका अनुप्रयोग या उपयोग होता है, वो सारी चीज़ें क्या क्या इससे कर सकते हैं, क्या महत्व होता है, वो सारी चीज़ें अपन इसमें कवर करेंगे। फिर अगला जो टॉपिक आता है वो आता है आपका पांचवा टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण तो हमने कक्षा 10 में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा था विज्ञान में, कि संक्षारण क्या होता है, किसी भी धातु पे जंग लग जाती है, उससे धीरे धीरे वो नष्ट होने लगती है, इस चीज़ को कहते हैं अपन संक्षारण। तो इसमें पूरा उसकी क्रियाविधि, किस तरीके से जंग लगती है, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, कैसी रासायनिक क्रिया होती है वो, उसके बाद हम देखेंगे उसमें उसको रोकने के उपाय कौन कौन से हैं, किस तरीके से उसको बचाते हैं अपन धातु को। तो वो सारी चीज़ें जो अपन ने 10th में 9th में नॉर्मली बेसिक में पढ़ी हैं उसको अपन डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसमें संक्षारण भी आ जाएगा और इसे रोकने के उपाय भी अपन पूरे पढ़ेंगे। ठीक है, रोकने के उपाय। अगला टॉपिक है नन्नष्ट समीकरण क्या है एवं इसके अनुप्रयोग ज्ञात कीजिए। अब नन्नष्ट समीकरण जो है वो अपचयन अपक्रिया के लिए बना है, क्योंकि सेल कोई भी हो, सेल हमेशा दो अपक्रियाओं में कन्वर्ट होता है, एक अपचयन और एक उपचयन। मतलब एक ऑक्सीकरण एक अपचयन, फिर दोनों से मिलकर जो टोटल अभिक्रिया बनती है संपूर्ण सेल अभिक्रिया प्रत्येक सेल की, वो कहलाती है हमारी कौन सी, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इस सारे टॉपिक्स को अपन नन्नष्ट समीकरण में भी एक अपचयन अभिक्रिया लेके इसको सॉल्व करेंगे, इसका समीकरण, इसके उपयोग किस तरीके से, इसके सवाल, वो सारी चीज़ें जो है वो अपन इस टॉपिक्स में कवर करेंगे। अब देखो, अब हमने देखा विद्युत रसायन के अंतर्गत हमें कितने टॉपिक पढ़ने पड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6।
तो अपन अब एक एक टॉपिक को, एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक चीज को अच्छे से, बारीकी से, धीरे धीरे, आसानी से समझेंगे। जैसे कि हमने विलियन में पढ़ा था पूरा, उसी तरीके से एक एक टॉपिक को अपन समझेंगे। और जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और धन्यवाद। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। जो विद्युत रसायन चैप्टर है उसके बारे में, ये उसके कुछ परिभाषाएँ हैं। अब एक एक करके अपन सारी परिभाषाओं को समझें। सबसे पहली परिभाषा जो आती है वो है अपनी चालक। चालक का मतलब क्या है? अपन ने कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे चालक को, चालक फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, पोर्शन जो साइंस का पोर्शन रहता है उसमें भी है। चालक वो होता है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। मतलब चालक जैसे सोना चांदी जो तार हैं, धातु हैं, उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो जिनमें से विद्युत धारा का, या वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं, मतलब विद्युत प्रवाहित होती है जिनमें से, अपनी भाषा में अपन समझे तो क्या कहेंगे? जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, या वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, वे सारे कहलाते हैं चालक। अब जस्ट कुचालक कई बार आ जाता है चालक के नाम से, मतलब जिनमें से जो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते, नहीं करते या नहीं होने देते अपन कहें, वे पदार्थ जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है या होने देते हैं वो तो हो गए अपने चालक। और वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते, वो सारे कहलाते हैं अपने कौन से? कुचालक या तो फिर अचालक। अब इसी में एक बन जाता है धात्विक चालक। देखो चालक तो हमने समझ लिया, चालक क्या है कि जो विद्युत धारा को प्रवाहित करता है या जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वो सब क्या है? चालक है। लेकिन अभी उसने क्या क्वेश्चन किया है? उसने किया है धात्विक चालक। अब धात्विक मतलब धातु, तो धात्विक चालक की कुछ कंडीशंस हैं वो समझो। धात्विक चालक मतलब वे धातुएं, कौन सी? वे धातु जो विद्युत धारा तो प्रवाहित होने देंगी। तो पहली कंडीशन क्या है? विद्युत धारा प्रवाहित होने देती हैं, लेकिन देखो पहली कंडीशन हो गई कि विद्युत धारा प्रवाहित होने देंगी। दूसरी कंडीशन है कि कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो टूट जाए, विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो वो टूट जाए, आयन में कन्वर्ट हो जाए, ब्रेक हो जाए, कहीं से पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होगा, रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। मतलब कि ना तो परिवर्तन होगा और ना ही पदार्थ का स्थानांतरण होगा। माने ये दोनों चीजें नहीं होंगी, ना पदार्थ का स्थानांतरण होगा, ना ही कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है। दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन आती है इसी की कि इसमें जो प्रवाह होता है, देखो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही तो वो कहां से होता है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। वो भी कैसा? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अब जब इलेक्ट्रॉन के द्वारा होगा, जब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगा, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तब होती है विद्युत धारा। जब इसमें विद्युत धारा, अब देखो यहाँ पे परिभाषा क्या बनी? धात्विक चालक वे धातु हैं जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन कोई भी रासायनिक परिवर्तन या पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन के द्वारा उच्च विभव से निम्न विभव तक प्रवाहित होते हैं जब इलेक्ट्रॉन, तब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और एक चीज और होती है कि ये गर्म हो जाते हैं, या अपन का हल्की सी ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, गर्म हो जाते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, अपनी भाषा में समझें। अब देखो, अब इसके बाद आती है बारी किसकी? विद्युत अपघट्ट की। अपघट्ट समझो। अपघट्ट का मतलब है कि जो या तो पिघला होगा या फिर कैसा होगा? जल में मिला होगा, जलीय विलयन। मतलब विद्युत अपघट्ट क्या है? जो पिघली अवस्था में या जलीय विलयन में
इन दोनों में ये अवस्था होनी चाहिए, या तो पिघली अवस्था हो या कैसी हो जलीय विलयन हो। तो इन दोनों कंडीशन में जो विद्युत धारा को प्रभावित करता है, जो इस कंडीशन में विद्युत धारा प्रवाहित करे, माने जो पहली अवस्था में या जलीय विलयन में अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं या होने देते हैं, वो कहलाते हैं हमारे कौन से, विद्युत अपघट्ट। अब देखो विद्युत अपघट्ट में कैसे, अब इसमें अगर अपन बात करें तो इसमें अम्ल, क्षार और लवण के जलीय विलयन आ जाते हैं सारे। अम्ल, क्षार और लवण के जलीय विलयन जो है वो क्या होते हैं, विद्युत अपघट्ट। माने विद्युत अपघट्ट क्या हो गया, वे पदार्थ जो पिघली अवस्था में या जलीय विलयन में, या तो पिघला हुआ हो या जलीय, जब पिघल जाएगा तो वैसे भी लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, जो पिघली हुई अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, विद्युत धारा का चालन करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे विद्युत अपघट्ट। अब विद्युत अपघट्ट की भी कंडीशन है, कौन कौन सी कंडीशन है भाई देखो, जैसे हमने ये देखा यहाँ पे 3 कंडीशन थी कि कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन जब इस यहाँ पे कंडीशन की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन तो होगा पहली चीज, क्योंकि जब वो पिघल जाएगा आयन में कन्वर्ट हो जाएगा तो रासायनिक परिवर्तन तो होगा। दूसरी चीज, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन के द्वारा हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन बहता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होते हैं तब। लेकिन यहाँ पे किससे पिघली हुई है, जलीय विलयन में अम्ल क्षार की बात करें तो आयन की, तो इसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा वो होगा किसके द्वारा, आयनों के द्वारा। मतलब आयन जब बनेंगे, आयन प्रवाहित होंगे, आयन बनेंगे तब विद्युत धारा का प्रवाह होगा। मतलब इसमें किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तो इसमें किसके द्वारा होगा, आयनों के द्वारा। ये चीज है। अब देखो विद्युत अपघट्ट में एक चीज और आती है कि विद्युत अपघट्ट जो है, ये वाली विद्युत अपघट्ट जो है 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है अपना प्रबल और एक होता है दुर्बल। मतलब प्रबल वो हो गए जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं या आयनित हो जाते हैं। मतलब वे विलयन, वे पदार्थ जो वे विद्युत अपघट्ट या वे अपघट्ट जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। मतलब प्रबल की बात करें तो ये क्या होता है, इसमें पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, जैसे कि KCl, NaCl आदि, ये जो पूर्ण रूप से आयनित हो गए। अब जब दुर्बल की बात करेंगे तो ये कैसे होंगे आयनित, ये कम आयनित होंगे। कम का मतलब है कम आयनित होते हैं, जैसे कि CH3COH, NH4OH, मतलब कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक अम्ल। मतलब ये पूर्ण रूप से आयनित होंगे, ये कम आयनित होंगे। मतलब अब विद्युत अपघट्ट कितने, 2 प्रकार के हो गए, प्रबल विद्युत अपघट्ट, दुर्बल विद्युत अपघट्ट। जो विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो गए वो प्रबल हो गए, जो कम हुए वो कौन से हो गए, दुर्बल हो गए। अब इसी में बात करें डिफरेंसेस की, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो ये देखो, पहला तो पूर्ण रूप से आयनित हो गए, ये कम आयनित हो गए। दूसरा, अब जो पूर्ण रूप से घुलता है उसकी चालकता अधिक होती है हमेशा, मतलब जो घुला है उसकी चालकता ज़्यादा, तो सीधी बात है कि इसकी चालकता हो जाएगी अपनी कम। अगर अपन बात करें प्रबल और दुर्बल की, तो एक तो डिफरेंस क्या है अंतर, पहला कि पूर्ण रूप से आयनित है, ये कैसे हैं, पूर्ण रूप से आयनित है, ये पहला डिफरेंस है। ये कम आयनित है, तो ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा, अब इसकी चालकता तो ज्यादा है, चालकता कैसी है, अधिक, तो इसकी कैसी है अपनी, कम हो गई। तीसरा डिफरेंस अपन उदाहरण ले सकते हैं दोनों के, ये जो उदाहरण लिखे हैं ये तीसरे डिफरेंस में आ जाएंगे। चौथा जो पॉइंट है वो है
कि देखो यहाँ पे तन्यता का प्रभाव, तन्यता का प्रभाव कम या अपन कहें ना के बराबर, इस पे अधिक। अब अधिक क्यों? देखो जब यहाँ पे तन्यता बढ़ाएंगे तो उस पर तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आयन पूर्ण रूप से घुला हुआ है। अब तन्यता बढ़ाने पर इसकी चालकता जरूर बढ़ जाएगी, इसकी चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो पहले से ही घुल चुका है। जब पूरी चीज घुल गई है तो उसमें आयन बनेंगे नहीं, तो उसकी चालकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वो पतला हो जाए। लेकिन यहाँ पे कम घुला है, अगर इसको अपन घोलेंगे देख तो तन्यता का अधिक प्रभाव पड़ेगा और उसकी चालकता फिर कैसी होगी, बढ़ जाएगी। मतलब वैसे तो कम है, लेकिन अगर तनु करेंगे तो वो आयन घुलेंगे और घुलेंगे तो आयन बनेंगे, आयन बनेंगे तो चालकता बढ़ जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखना। लास्ट अपना जो है वो है विद्युत अनपघट्य। विद्युत अनपघट्य का मतलब है कि विद्युत अनपघट्य वे पदार्थ हैं जो चाहे तो जलीय विलयन हो और चाहे पिघली अवस्था हो, किसी भी कंडीशन में विद्युत धारा को प्रभावित नहीं करते, वो कहलाते हैं विद्युत अनपघट्य। इसको अपन बोलते हैं कि ईथर, ग्लूकोज वगैरह जो भी अपने नॉर्मल बेसिक्स, जैसे इसमें अपन ईथर ले लें या ग्लूकोज ले लें, तो ये दोनों एग्जाम्पल आ गए। एल्कोहल भी आ जाएगा। माने विद्युत अपघट्य कौन से हैं जो प्रभावित करने दें पिघली अवस्था में, और अनपघट्य कौन से हैं चाहे वो पिघला हो या जलीय विलयन हो, उसमें अपन जो है विद्युत धारा प्रभावित नहीं कर पाते। तो ये परिभाषाएं कुछ थी जिसको अपन ने डिफरेंस भी हो गया, परिभाषाएं भी हो गई। वो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और भी परिभाषाएं जो है वो अपन अब देखते हैं आगे की कौन कौन सी और अपनी है। अब हमारे इस टॉपिक में कुछ परिभाषाएं और थी जो अपन देखेंगे, जैसे कि ओम का नियम। ओम का नियम कक्षा 10 से अपन पढ़ते चले आ रहे हैं, 9 से। ओम का नियम क्या होता है? अब देखो यहाँ बात है विद्युत रसायन की, मतलब ओम के नियम में एक तो अपन बात करें धात्विक चालक, कौन से? धात्विक चालक। और दूसरी बात करें विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य अपन अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं। विद्युत अपघट्य क्या है, धात्विक चालक क्या है। तो विद्युत अपघट्य, धात्विक चालक फिर आ गया तो अपन एक बार बता देते हैं। धात्विक चालक मतलब वे धातु हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है लेकिन पदार्थ का स्थानांतरण और कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। विद्युत अपघट्य कौन से? जो पिघली अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं जलीय विलयन में, वो हो गया विद्युत अपघट्य। तो ये दोनों परिभाषाएं थी, परिभाषा में है। अब देखो यहाँ पे ओम का नियम क्या है, ये दोनों का पालन करता है। हमारे ओम के नियम का जो पालन होता है वो धात्विक चालक भी करते हैं और विद्युत अपघट्य भी करते हैं। अब दोनों ओम के नियम का पालन करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो अपन ने पढ़ा है कि विभवांतर जो है, विभवांतर जो है वो समानुपाती होता है किसके? उसमें बहने वाली विद्युत धारा के, विद्युत धारा के समानुपाती। मतलब V समानुपाती क्या है? I, या V बराबर क्या है? एक कांस्टेंट ले लिया R I, या अपन इसको अपन और लिख सकते हैं V बटे I इक्वल टू R। अब देखो R जो है वो क्या है? एक नियतांक है। R क्या होता है? एक नियतांक, या अपन कहना R एक कांस्टेंट है। R क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। तो R जो है वो क्या है? एक नियतांक है। तो ये बात तो आ गई किसकी? ओम के नियम की, कि किसी चालक में या विद्युत अपघट्य या धात्विक चालक में जो बहने वाली धारा है वो उस दोनों सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। ये आ गया अपना ओम का नियम। अब ओम के नियम में हमें एक चीज देखी, हमें क्या मिला? R क्या है? नियतांक है। तो R को बोलते हैं अपन प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? R। अब प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध, जो रोध मतलब क्या होता है? रुकावट डाले। जो भी किसी चालक में बहने वाली धारा के मार्ग में रुकावट डालता है उसको बोलते हैं अपन प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब होता है जो धारा बह रही है उसमें क्या करे? कुछ चीज के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए हिंड्रेंस क्रिएट करे, मतलब गैप क्रिएट करे। तो जो विद्युत धारा के मार्ग में या प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में रुकावट डालता है उसको कहते हैं अपन प्रतिरोध। अब यहाँ पे अपन शॉर्ट में लिखेंगे जिससे चीज समझ में आए। प्रतिरोध का मतलब क्या है? जो धारा के मार्ग में क्या डाले? रुकावट, उसको बोलते हैं अपन क्या?
प्रतिरोध, जो धारा के मार्ग में क्या डाले, रुकावट डाले, रुकावट करे वो क्या है, प्रतिरोध है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, प्रतिरोध जो होता है वो होता है लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी चालक की लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब L/A। यहाँ पे क्या है, L क्या है, लंबाई है, और ये क्या है, क्षेत्रफल है। अब जब भी अपन समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा, तो ये आ गया अपना L/A, यानी कि जो एक नियतांक आया है ये, इसको बोलते हैं रो। ये क्या है, रो है, ठीक है, ये आ गया रो। अब हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, प्रतिरोध। तो जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध उसकी इकाई क्या होती है, ओम। ओम क्या है, इसकी इकाई है, या अपन कहें यूनिट है। तो प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम। अब यहाँ पे एक रो आया है, इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे कि रो क्या है। ये प्रतिरोध हो गया, मतलब प्रतिरोध समझ में आ गया। प्रतिरोध क्या है, किसी चालक में जो धारा बह रही है उसके मार्ग में जो रुकावट डालता है उसको बोलते हैं अपन प्रतिरोध। तो इस शॉर्ट में अपन ने लिख दिया कि धारा के मार्ग में जो रुकावट डाले वो क्या है, प्रतिरोध है, माने R है। इसको कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं और इसकी इकाई क्या है, ओम है। अब यहाँ पे देखो अगला आता है विद्युत अपघटनी चालकता। विद्युत अपघटनी चालकता यानी कि C। अब यहाँ पे देखो C का वो फॉर्मूला है वो है 1/R। मतलब कि ये क्या है, 1/R क्या, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तो R क्या है, प्रतिरोध, और इसका क्या हुआ, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। अब यहीं से अपनी परिभाषा बन गई, क्योंकि 1 के बटे में तो क्या है, व्युत्क्रम है। तो अब C बराबर 1/R, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी विद्युत अपघटनी चालकता जो क्या है, किसी भी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसकी विद्युत अपघटनी चालकता कहलाती है। और इसे अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, C से। तो नॉर्मली अपन को क्या समझना है, देखो प्रतिरोध क्या है, धारा के मार्ग में रुकावट डाले। चालकता क्या है, जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम हो वो क्या होगी, विद्युत अपघटनी चालकता। मतलब प्रतिरोध का जस्ट उल्टा क्या है, विद्युत अपघटनी चालकता। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे R की इकाई क्या होती है, ओम। तो 1/, यहाँ ओम ऊपर जाएगा तो इसकी इकाई कितनी की, ओम इनवर्स। तो इकाई निकल आई, यहाँ पे इसकी इकाई क्या हुई अपनी, ओम इनवर्स, या इसी को बोलते हैं सीमेंस। इसी को क्या बोलते हैं, सीमेंस, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। अब हमने देखा ये हो गया, ये हो गया। अब आता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधक। अब देखो यहाँ पे एक यहाँ कांस्टेंट आया था अपना, कौन सा, रो। तो रो को बोलते हैं अपन विशिष्ट प्रतिरोध या तो फिर प्रतिरोधकता। तो ये कहलाता है रो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि विशिष्ट प्रतिरोध तो हमें पता है कि धारा के मार्ग में जो रुकावट डाले वो प्रतिरोध है। अब विशिष्ट मतलब विशिष्ट होगा तो इसकी कुछ क्वालिटी होगी। तो उसके लिए अपन देखेंगे कि लंबाई जो है वो होगी 1 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल होगा उसका 1 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब किसी चालक के 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले जो चालक होंगे उनका जो प्रतिरोध होगा वो कहलाएगा उसका विशिष्ट प्रतिरोध। मतलब कि अपन अपनी भाषा में बात करें तो जो चालक है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो उसकी जो चालकता है या जो उसका प्रतिरोध होगा चालक का वो कहलाएगा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इसे अपन रो से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो इसकी इकाई कैसे निकालो, रो को यहाँ से निकालो। तो रो का फॉर्मूला जो है वो यहाँ से निकला। तो रो का फॉर्मूला कितना आया, R × A/L। अब देखो R की इकाई क्या है, ओम। क्षेत्रफल क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। लंबाई क्या है, सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया तो इसकी इकाई कितनी निकली, ओम × सेंटीमीटर। ये क्या आ गई अपनी
ये अपनी इकाई आ गई किसकी, विशिष्ट प्रतिरोध की। अब बारी आती है विशिष्ट चालकता की। अब देखो यहाँ पे हमने देखा प्रतिरोध का उल्टा तो है विद्युत अपघटनी चालकता, तो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा क्या होगा, विशिष्ट चालकता। मतलब इसको प्रदर्शित करते हैं के से, के का मान होता है कैपा, तो के बराबर होगा अपना 1/ρ, यानी कि ये होगा प्रतिरोधकता। अब इसकी परिभाषा क्या है, जैसे ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम है तो ये प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है। मतलब ये चीज क्या है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, जस्ट अपोजिट। मतलब किसी भी चालक की विशिष्ट चालकता जो होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध का या प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम जो है वो उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है, जिसे अपन कैपा से प्रदर्शित करते हैं। मतलब प्रतिरोध का उल्टा विद्युत अपघटनी चालकता, तो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता। अब इसकी इकाई देखो कैसे निकालें, रो की इकाई तो हमें पता है, कैपा बराबर 1/ρ की इकाई क्या है, ओम इंटू सेंटीमीटर। पूरे ऊपर गए माइनस हो गया, तो ओम इंटू सेंटीमीटर होल इनवर्स आ गया, तो ये इकाई आ गई। इसको ऐसे लिखो या इसको एक तरीके से, ये क्या है इसकी इकाई है, ऐसे नहीं लिखना चाह रहे तो ऐसे भी लिख सकते हो। ओम को अलग कर दो -1 इनवर्स, और यहाँ पे सेंटीमीटर को अलग कर दो इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर होल पे लिखना है तो होल पे लिख लो, नहीं तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी लिखो। अब बारी आती है आपकी लास्ट जो है वो है सेल स्थिरांक। सेल क्या है, सेल क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोड जब डूबे हों एक विलयन के अंदर तो वो क्या है, सेल है। तो सेल की जो परिभाषा क्या है, सेल होता है, इसको प्रदर्शित करते हैं जी से, तो जी बराबर L/A। L होती है लंबाई, या अपन कहें दूरी, ठीक है, दूरी समझो, इससे क्लियरिटी ज्यादा रहे अपनी। L क्या है, दूरी है, ठीक है, और ये क्या है, क्षेत्रफल है। तो देखो दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और उनके एक कोई भी इलेक्ट्रोड होगा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उन दोनों का अनुपात जो है वो क्या कहलाएगा जी, यानी कि सेल स्थिरांक। ये क्या है, सेल स्थिरांक। मतलब दो इलेक्ट्रोड जो हैं, मतलब दोनों की, देखो सेल स्थिरांक का मेन कॉन्सेप्ट पहला क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी मतलब L, दूसरा नीचे क्षेत्रफल है, तो एक का क्षेत्रफल, एक इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का कोई भी, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और किसी एक इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो कहलाएगा सेल स्थिरांक। इकाई देखो, दूरी किस में नाप रहा है, सेंटीमीटर में, और क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में, एक कट गया, 1 सेंटीमीटर ऊपर गए तो इसकी इकाई कितनी निकली, सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब इसकी इकाई क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स है। तो ये अपनी विद्युत रसायन से संबंधित सभी परिभाषाएं, नियम ये हैं, इनके सूत्र, इनकी इकाइयाँ, और आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आई होंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माँ पीताम्बर कोचिंग क्लासेस आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है, और ऐसे ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम वीडियो लेके आएंगे जिसको आप देखते रहें और शेयर करते रहें। धन्यवाद।